सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सिग्नल मैन। एक आवाज सुनाई दी तो मैन खिड़की की तरफ लपका। लेकिन ठहरिए, पहले मैं कुछ अपने बारे में बताता चलूं। मैं अरसा 20 साल से रेलवे के महकमे में मुलाजिम हूं। ये मुलाजमत मुझे विरासत में मिली है, यानी मेरे बाप दादा की वफात के बाद मुझे इस मुलाजमत में भर्ती किया गया था। अरसा 20 साल से महकमे वालों को कभी मुझसे शिकायत नहीं हुई। मेरी आला कारकर्दगी के एतराफ़ के तौर पर महकमे वालों ने मुझे इनामी सर्टिफिकेट भी दिए। ताज्जुब की बात यह है कि मेरी तकर्री का एक छोटे से स्टेशन पर हुई थी और आज तक इसी छोटे से स्टेशन पर हूँ। अफसराने आला ने कभी मेरी ट्रांसफ़र की कोशिश नहीं की और ना ही मैंने कभी इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया। मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। अक्सर लोग मेरे इस काम को बोर ख्याल करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। बचपन में भी मैं अपने दोस्तों में ही तन्हाई पसंद के नाम से मशहूर था। मैं शोर-गुल को पसंद नहीं करता। तन्हाई खामोशी मेरी जान है। अब अक्सर मैं सोचा करता हूँ कि रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा। ऐसा सुकून और करार तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। शहरों के हंगामा खेज और धुआंधार जिंदगी तो मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी। मैं जिस स्टेशन पर ड्यूटी देता हूँ ये एक छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पर गाड़ियाँ स्टॉप नहीं करती। अलबत्ता जब गाड़ी गुजरती है तो स्पीड कम करने के बजाय ड्राइवर रफ्तार में इजाफा कर देता है। गाड़ी के वक्त पर मैं बालकनी में आकर खड़ा हो जाता हूँ। जब गाड़ी फराटे भरती हुई गुजरती है तो मुसाफिरों के धुंधले चेहरे जो एक दूसरे में गटमट नजर आते हैं वो मेरी नजरों में घूमने लगते हैं। सिग्नल मैन। फिर आवाज आई तो मैं खिड़की की तरफ लपका। सर्द हवा का झोंका मेरे चेहरे और जिस्म से टकराता हुआ कमरे की फिजा को सर्द कर गया। मैंने अलामती बत्ती की रोशनी में बाहर का जायजा लिया। दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान नहीं था। तेज हवा की सीटियां सुनाई दे रही थीं। मैंने झट खिड़की बंद कर दी। हाँ, तो मैं अपने मुतल्लिक बता रहा था कि मुसाफिरों के चेहरों को देखकर मेरे दिल में यहाँ से फरार होने की ख्वाहिश कभी पैदा नहीं हुई। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया। क्रिस्टीन, जिसे मैं प्यार से क्रिस्टी कहा करता था, हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा। हमारे घर साथ साथ थे। इकट्ठे स्कूल पढ़ते, इकट्ठे खेलते और अक्सर औकात खाना भी इकट्ठे खाते। क्रिस्टी की माँ मुझे पसंदगी की नज़रों से नहीं देखती थी। जाने उसे मुझ में क्या बुराई नजर आती। वो मेरी दुश्मन बन बैठी। वो क्रिस्टी को मुझसे मिलने से मना करती। इसके बावजूद हम चोरी छिपे मिल लिया करते। फिर एक दिन क्रिस्टी की माँ का इंतकाल हो गया। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मुझे उस बुढ़िया से चिढ़ सी हो गई थी। जब क्रिस्टी मेरे पास आंसू बहाती हुई आई तो मैंने उसे बजाय तसल्ली देने के खुश होने को कहा। फिर मैंने अपनी मंतक झाड़नी शुरू कर दी। आज जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो बेख्तियार लबों पर मुस्कुराहट आ जाती। मैं और क्रिस्टी तकरीबन एक जैसे हालात का शिकार थे। हम दोनों के मिजाजों में खासी यकसानियत थी। अगर फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि वो तन्हाई और खामोशी से भागती थी और मैं उनसे प्यार करता था। खुदा की मर्जी देखिए, हमारे वालिदैन का यके बाद दिगरे इंतकाल हुआ। अब मैं और क्रिस्टी जवानी की मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसी उम्र में दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और इंसान किसी साथी का मुतलाशी होता है जो उसका हम ख्याल बनकर ज़िंदगी का हम सफ़र बन सके। क्रिस्टी और मैंने रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने का फ़ैसला किया। मैं स्टेशन पर तैनात था। इसके कुर्बो जवार में कोई आबादी नहीं थी। दरअसल ये स्टेशन एक दरिया के किनारे पर वाक़ था। यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती थी, इसलिए भीड़ भाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये स्टेशन सिर्फ पुल की वजह से तामीर किया गया। पिछले चंद महीनों से महकमे की तरफ से एक सर्वे कंपनी ने पुल को मुआयना किया और इसे मखदूश करार देकर गिराने की तजवीज़ पेश की गई, मगर अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यह पुल गिराया ना जाए। जाने क्यों मैं ऐसी ख्वाहिश कर बैठा। एक दिन गांव के चर्च में मैंने और क्रिस्टी ने बड़े पादरी के सामने एक साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया। बड़े पादरी ने हमें दुआएं दी। मैं चाहता था कि अपने छोटे से घर को जन्नत बनाऊं, ऐसा घर जिसमें मेरे अलावा क्रिस्टी और चंद फूल से बच्चे हों। महकमे वालों ने मेरी दरख्वास्त पर सिग्नल टावर के नज़दीक ही एक क्वार्टर तामीर करा दिया। मैं क्रिस्टी को लेकर यहाँ चला आया। क्रिस्टी की जुदाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुछ दिन बड़े सुकून से गुजरे और फिर मैंने क्रिस्टी के मिजाज में चिड़चिड़ापन महसूस किया। उसकी वजह शायद तन्हाई थी। मैंने उसका दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो हर बात पर बेरुखी का मुजाहरा करती। मैंने उसके रवैये पर एहतजाज किया तो वो फट पड़ी। उसने जगह तब्दील करने को कहा। यह बात मेरे बस में नहीं थी। उसके पुरस्रोर इसरार पर मैंने महकमे वालों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई तो ऊपर से जवाब आया कि अभी कोई ऐसा आदमी हमारे पास मौजूद नहीं जो इस स्टेशन को संभाल सके। क्रिस्टी के मिजाज में ज़बरदस्त तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो गई। वो बात बात पर मुझसे लड़ती और फिर खुद ब खुद रोने लगती। मुझे उसकी हालत पर बड़ा तरस आता। मैंने
महकमे से छुट्टी लेने की कोशिश की ताकि तब्दीली आबो हवा के लिए कहीं ले जा सकूं। महकमे वालों ने इस पर भी कोई अमल नहीं किया। एक दिन मैं गाड़ी के इंतजार में था। गाड़ी के इंजन की जलती हुई बत्ती करीब से करीब तर होती चली गई। मैंने अनजाने में दूसरी तरफ देखा तो एक परछाई सी दूसरी तरफ लहराती महसूस की। पहले तो मैंने इसे आंखों का धोखा समझा, लेकिन जब गौर से देखा तो वाकई कोई वजूद था। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ गाड़ी बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मैं फौरन नीचे आया, उस तरफ भागा जहां मैंने परछाई रेलवे लाइन पर मंडलाती देखी थी। गाड़ी बहुत करीब आ गई। मैं चीखा, मेरी आवाज गाड़ी के शोर में दब कर रह गई। इंजन ने रेलवे लाइन पर से कोई चीज उछालकर दूर फेंक दी। जरा दूर जाकर गाड़ी रुक गई। मैं उधर लपका जिधर इंजन से टकरा कर वो वजूद गिरा था। किसी औरत की लाश थी। मैंने अनजाने खौफ से लाश का मुंह पर उठाया। जब बत्ती की रोशनी उस पर डाली तो मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। वो क्रिस्टी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। मैं चीख मारकर उससे लिपट गया और जब मुझे होश आया तो मैं किसी बिस्तर पर लेटा था। मैंने क्रिस्टी को पुकारा, लेकिन क्रिस्टी इतनी दूर जा चुकी थी जहां मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। क्रिस्टी की मौत मुझ पर बिजली बनकर गिरी। महकमे वालों ने मुझे 2 माह की छुट्टी दे दी। इन छुट्टियों में मैंने किसी हद तक अपने आप को संभाला। मैं ड्यूटी पर आया तो उस जगह को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए जहां क्रिस्टी ने खुद को रेलगाड़ी के लिए इंजन के सामने अपने आप को रहमो करम पर छोड़ दिया था और उस इंजन ने क्रिस्टी के फूल जैसे जिस्म को मसल डाला। मैं एक सर्द आह भर कर रह गया। ये वाकया 24 जून को पेश आया। वक्त गुजरता गया। क्रिस्टी की जुदाई का गम भी वक्त के मरहम ने किसी हद तक नॉर्मल कर दिया। मैंने क्रिस्टी की कब्र बिल्कुल वहीं थोड़ा हटकर बनाई थी जहां वो इंजन से टकरा कर गिरी थी। 1 साल बाद मैंने क्रिस्टी की कब्र पर फूल चढ़ाए और आकर सिग्नल टावर में बैठ गया। आज क्रिस्टी की याद फिर ताज़ा हो गई। अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई थी। गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी था। मैं बैठकर रसाले की वर्क गर्दानी करने लगा। फिर दूसरी तरफ से टेलीफोन आया। ये स्टेशन मास्टर का टेलीफोन था। मैंने लाइन क्लियर का सिग्नल दे दिया क्योंकि मैंने अच्छी तरह देखभाल कर ली थी। गाड़ी आई और एन उस जगह जहां पिछले साल क्रिस्टी ने खुदकुशी की थी। एक जोरदार गिड़गिड़ाहट से गाड़ी पटड़ी से उतर गई। एक धमाका हुआ और चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं। मैं हैरान था कि यह हादसा किस तरह रूनुमा हुआ, जबकि मैंने पटड़ी को अच्छी तरह चेक किया था। कांटा बदलने का तो कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मेरा जहन मफलूज हो गया। मैं गाड़ी की तरफ भागा। नफसा नफसी का आलम था। जख्मियों के चीखों ने क़यामत ढा दी थी। मैंने वापस आकर टेलीफोन किया और दूसरे स्टेशन वालों को हादसे की इतला दी। काफी देर बाद इमदादी टीमें आईं। इतनी देर में कई एक जानें तलफ हो चुकी थी। ट्रेनों की आमद रफ्त रुक गई। दूसरे दिन और इस हौलनाक हादसे की खबर तकरीबन तमाम अखबारों में जली सुर्खियों से छपी थी। कुछ अखबारों ने महकमा रेलवे पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी। कुछ अखबारों ने इसे मेरी गलती का नतीजा करार दिया। खैर तफ्तीश हुई। तफ्तीश करने वाले इस नतीजे पर पहुंचे कि हादसे में टेक्निकल खराबी का निशान नहीं मिलता जो हादसे का बायस बनती। अलबत्ता ड्राइवर का बयान खासा हैरानकुन था। उसने रेल के इंजन के बिल्कुल सामने खून में लथड़ी किसी औरत को देखा। फायरमैन ने भी उसके बयान की तस्दीक की, जबकि उस औरत की लाश नहीं मिल सकी। मेरे लिए यह बयान खासा परेशानकुन था। मुझे क्रिस्टी की खुदकशी का ख्याल आया। क्या क्रिस्टी इंतकाम ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने दिल में सोचा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैंने अपने दिल में सोचा। वो तो बहुत मासूम थी। मैंने यकीनन उसके साथ ज्यादती की थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? कसूर तो सारा रेलवे के अफसरान का था, जिन्होंने मेरी ना ही तब्दीली की और ना मुझे छुट्टी दी। कुछ दिन इस हादसे का अखबारों में खूब चर्चा रहा। फिर बात दबती चली गई। महकमे वालों ने इस दफ़ा भी मेरी ट्रांसफ़र नहीं की, हालांकि असूली तौर पर ऐसा होना चाहिए था। दरअसल हादसे में मेरी किसी कोताही या सुस्ती को मुलविस नहीं पाया गया। इसे महज इत्तफाकी हादसा करार दिया गया। जिंदगी फिर इसी डगर पर चल निकली। गाड़ियों की आमदोरफ्त और मेरे सिग्नल जारी रहे। दिन गुजरते रहे और फिर 24 जून का दिन आ गया। मैंने पुल से लेकर सिग्नल टावर से आगे तक लाइन का जायजा लिया। किसी किस्म की खराबी या नुक्स मौजूद नहीं था। मैं टावर में आकर बैठ गया। गाड़ी की आमद का वक्त करीब तर आता जा रहा था। न जाने मेरे दिल में एक अनजाने से खौफ ने जन्म लिया। मैंने 2 बार इस खौफ से छुटकारा पाने की कोशिश की। इसमें कुछ खास कामयाबी नहीं हुई। मैंने दिल बहलाने के लिए रिसाला उठाया। रिसाले में एक तस्वीर निकलकर नीचे गिरी। ये क्रिस्टी की तस्वीर थी। मासूम और भोली बाली क्रिस्टी मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रही थी। क्रिस्टी, तू मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? तूने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था, मेरे लबों से निकला। अचानक उसी वक्त टेलीफोन की घंटी ने मेरे तस्वुरात का ताना बाना तोड़ दिया। स्टेशन मास्टर का फोन आया। गाड़ी की आमद से मुतला कर रहा था। मैं अलामती बत्ती लेकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया।
सर्दी से बचने के लिए मैंने मफलर अपने कानों के गिर्द लपेट लिया। बाहर किस कदर गुप अंधेरा था। लाइन के स्लीपर मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। अंधेरे में दरख्त, जिनों बूतों के साए मालूम हो रहे थे। दूर इंजन की रोशनी नजर आई। मैंने वहीं खड़े खड़े लाइन का जायजा लिया। सब काम ठीक था। अब गाड़ी की चक चक सुनाई देने लगी। चक चक बतदरीज नजदीक आती चली गई। मैंने बत्ती ऊपर उठाई और इशारा पाया। इंजन टावर के सामने से गुजरा और फिर एक जोरदार धमाके से गाड़ी के डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए। झटका इतना जोर का था कि मुसाफिर खिड़कियों के रास्ते बाहर उछल उछल कर गिरने लगे। फिर वही हुआ, चीखों पुकार की आवाजें। एक दूसरे को मदद के लिए पुकारा जाने लगा। टेलीफोन पर हादसे की इतला देकर मैं इंजन की तरफ भागा। लाइन के दूसरे पार एक साया बढ़ता चला जा रहा था। मैं बत्ती लेकर उसके पीछे भागा। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो क्रिस्टी थी, बिल्कुल क्रिस्टी। मैंने उसे रोकने को कहा लेकिन वो आगे बढ़ती चली गई। मैं पीछे भागा और वो अंधेरे में गुम हो गई। उसके सर से अभी तक खून बह रहा था। मैंने खून के छींटे खुद जमीन पर पड़े हुए देखे। वापस आकर कब्र को देखा तो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं थी। टावर के नज़दीक करबनाक हशर बरपा था। लोग चीखें मार रहे थे और तड़प रहे थे। थोड़ी देर बाद इमदादी टीमें पहुंच गईं। इमदादी गाड़ियों में जख्मियों और मुर्दों को लाद लाद कर शहर मुंतकिल किया जाने लगा। दूसरे दिन फिर तफ्तीश शुरू हुई। मुझे पता था ये सब बेकार है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो क्रिस्टी की रूह है जो इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ़ है। ड्राइवर ने दम तोड़ते वक्त बयान दिया कि किसी जख्मी औरत ने गाड़ी को उलट दिया। उसने खुद इस औरत को देखा था। फोरमैन का बयान ज़रा मुख्तलिफ था। उसने बताया कि मुझे यूं महसूस हुआ कि चंद लम्हों के लिए गाड़ी रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक जख्मी औरत ने आगे से इंजन को पीछे की तरफ धकेला। इसके बाद मैं कुछ नहीं देख सका। तफ्तीश करने वालों के सामने एक और बात आई। हादसा उस वक्त वाली गाड़ी से हुआ जिससे पिछले साल हुआ था। इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि क्रिस्टी ने खुदकुशी भी इसी गाड़ी के नीचे आकर की थी। मेरे बयान जब लिए गए तो मैंने औरत के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मैंने झूठ बोलकर अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश की। अफसराने आला ने इस हादसे के पसे पर्दा किसी अनदेखी ताकत की निशानदेही की। अफसराने आला के पास हादसे की रिपोर्ट गई तो उसने उस वक्त गाड़ी 24 जून की तारीख के लिए मंसूख कर दिया। 3 साल तक कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ। मिस्टर फॉरमन रेलवे के नए सरबराह बनकर आए तो उन्होंने उस गाड़ी को बहाल कर दिया। सिग्नल मैन। हादसा। फिर आवाज आई। अब की आवाज कुछ ज्यादा ही साफ थी। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। बत्ती की रोशनी में इधर उधर देखा मगर झिंगरों के टर्राने और सर्द हवा के झोंकों के अलावा कुछ नहीं था। मैंने इसे अपने दिल का वहम ख्याल किया। आज 24 जून की तारीख थी। गाड़ी की आमद में कुछ देर बाकी थी। सिग्नल मैन। आवाज में खासी बेचैनी थी। मैं दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं अचानक बाहर निकलकर आवाज देने वाले को देखना चाहता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला। टावर के बिल्कुल करीब एक इंसानी परछाई नजर आई। उसके हाथ में अलामती बत्ती थी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इस उजाड़ और बियाबान इलाके में ये दूसरा सिग्नल मैन कहां से आ गया? इतनी सख्त सर्दी में भी मेरे पसीने छूट गए। मैंने कोट की जेब में हाथ डाला और पिस्तौल को मजबूती से थाम लिया। मैंने दिल कड़ाकर उसे लड़काड़ा। तुम कौन हो? मेरी आवाज फिजा में मुंतशिर हो गई। मैंने कुछ लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? जोर से कहा। परछाई वही खड़ी रही लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने सर झुका रखा था। वो एक लंबे से लिबादे में लिपटा हुआ था। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। पेशतर इसके कि मैं आगे बढ़ता वो परछाई लंबे लंबे ढक भरती वहां से चल पड़ी और फिर वो अंधेरे की चादर में गुम हो गई। मैं वापस पलटा। अरे ये क्या? क्रिस्टी मेरे सामने मौजूद थी। मैं आगे बढ़ने लगा। उसने हाथ ऊपर उठाया और मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे कदम जमीन ने पकड़ लिए हों। आज 24 जून है। तुम्हें याद होगा आज से ठीक 6 साल पहले मैंने खुदकुशी की थी। शायद तुम इस बात से बेखबर हो कि मैंने खुदकुशी क्यों की। सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर वो कुछ देर के लिए रुकी। बहता हुआ खून उसके रुखसारों तक आ गया था। मैंने कदम उठाने की कोशिश की मगर फिर नाकाम। क्रिस्टी कहने लगी, तुम मुझे ब्याह कर लाए थे। इस वीराने में तुम खुश थे लेकिन ये वीरानी मुझे काटने को दौड़ती। मैंने तुम्हें शहर चलने को कहा मगर तुमने इनकार किया। मेरे जज्बाती इसरार पर तुमने हामी भर ली। फिर तुम्हारे महकमे ने कारिस्तानी दिखाई और छुट्टी देने से इनकार कर दिया। मेरे लिए जिंदगी अजाब बन गई। तुम्हें मालूम है कि तन्हाई और खामोशी से मुझे किस कदर नफरत थी। तुमने मुझे एक ऐसी जगह ला डाला जहां कोई दूसरी रूह मौजूद नहीं थी। मैं ये कैदे तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुदकुशी कर ली।
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने किसी हद तक मुझे खुश करने की बहुत कोशिश की, छुट्टी लेने और ट्रांसफर कराने की भी कोशिश की, लेकिन नौकरशाही ने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मैं उन्हें इसी तरह सजा देती रहूंगी। वो कुछ देर के लिए रुकी। तो क्या इन हादसों में तुम्हारा दखल है? मैंने जानते हुए भी पूछा। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो मेरी तरफ देखने लगी। लेकिन तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? मैंने दोबारा पूछा। हासिल कुछ भी नहीं और बहुत कुछ भी। उसने चेहरे पर बहते हुए खून को पोंछा और फिर कहने लगी, मैं इंतकाम लेती रहूंगी। मैं इस महकमे को तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। आज इस गाड़ी में रेलवे के बड़े बड़े अफसरान आ रहे हैं। जैसा कि तुम जानते हो, आज ये सब मेरे इंतकाम का निशाना बनेंगे। उसने कहका लगाया। आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। उसके कहकहे बढ़ते गए। मैंने आओ देखा न ताओ झट फायर कर दिया। वहाँ कुछ भी न था। पिस्तौल की गोली दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने इसे अपना वहम समझा। आरामदेह कुर्सी पर दराज हो गया। विस्की के 2 घूंट लिए तो कुछ सुकून मिला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टी दोबारा कैसे जिंदा हो गई। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। मैं मरने के बाद दोबारा जिंदगी पर भी यकीन करता हूँ या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सोचने समझने की कुव्वत मफलूज हो गई। मैंने विस्की का एक और पैक लिया और एक ही घूंट में सारा ग्लास खाली कर दिया, जिसने मुझे बहुत फरहत बख्शी। मैंने आंखें मौंद ली। नींद की एक झपकी सी आई। टेलीफोन की घंटी बजी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बड़ी बेदिली से फोन उठाया। घड़ी पर निगाह पड़ी तो समझ गया कि फोन स्टेशन मास्टर का होगा। गाड़ी के आने में पौना घंटा बाकी था। हेलो सिग्नल मैन, मैंने कहा। दूसरी तरफ से स्टेशन मास्टर ने लाइन क्लियर का इशारा करते हुए चौकन्ना रहने की तलकीन की। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं मेरी समझ से बाहर था। मैंने 1-2 बार जुबान पर काबू पाने की कोशिश की, मगर जुबान तो मेरी काबू से बाहर थी। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर भी कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा था। दूसरी तरफ से सिलसिला कटा तो मैंने फ़ोन रख दिया। मैं हैरान था कि मुझे आज क्या हो गया। घड़ी ने 1:30 बजने का ऐलान किया। गाड़ी आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। मुझे खौफ आने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गाड़ी आने पर मैं हमेशा खुशी महसूस करता था। गाड़ी के गुजर जाने पर तो मुझे बेइंतहा खुशी होती कि चलो मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। फिर दूसरी आने वाली गाड़ी का इंतज़ाम करने लगता। इस तरह मेरे सुबह शाम गुजर रहे थे। आज जाने क्यों मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैंने विस्की का एक और पैक बनाया, गिलास उठाकर होंठों को लगाया ताकि सिग्नल मैन गाड़ी हादसा की फिर आवाज़ कानों में पड़ी। अब की आवाज़ में कुछ ज़्यादा बेचैनी थी। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने अपना सर झटक कर इसको अपने कानों से दूर करने की कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। मुझे यूं एहसास हुआ जैसे कोई गला फाड़ फाड़ कर सिग्नल मैन, गाड़ी हादसा और बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहा हो। मैंने अपना सर पकड़ लिया और धम से कुर्सी पर गिर गया। आवाज़ डूबती चली गई। गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। टेलीफोन की घंटी फिर बजी। स्टेशन मास्टर ने बताया कि गाड़ी रवाना हो रही है। मैंने उसे गाड़ी रवाना करने से मना नहीं किया। ये अल्फाज अगरचे मेरी ज़ुबान से अदा हुए, लेकिन उनकी अदायगी मेरी मर्जी का कोई दखल नहीं था। कोई अनदेखी ताकत ने ये लफ्ज़ मुझसे कहलवाए। स्टेशन मास्टर ने क्या जवाब दिया मुझे कुछ मालूम नहीं। सिग्नल डाउन हो चुका था। अरे ये किसने किया डाउन? मैंने खौफ से सवाल किया। यकीनन सिग्नल मैंने डाउन नहीं किया था। अगर मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैंने अपने आप से सवाल किया। उसी वक्त एक साया सिग्नल के करीब बेचैनी से इधर उधर टहलता नजर आया। उसके हाथ में बत्ती थी। बत्ती की मदम रोशनी में वो कुछ और भी अजीब लग रहा था। मैंने इसे अपना वहम जाना। 1-2 बार आंखों का मसला कि शायद नजर का धोखा हो, लेकिन वो नजर का धोखा नहीं था। सामने नजर गई तो गाड़ी के इंजन की झिलमिलाती बत्ती नजर आई। मैं फौरन बत्ती लेकर नीचे उतरा और मेरा रुख सिग्नल की तरफ था। शायद उस साये ने मुझे देख लिया था। वो तेजी से पलटा, मैं भागा, मगर वो तो अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं सिग्नल के पास खड़ा हो गया। अपने बाएं तरफ देखा तो एक साये को लाइन के करीब मंडलाते देखा। साया यकीनन पहले वाला नहीं था। किसी अनजाने खौफ से मैं लरज़ गया। गाड़ी ने सीटी बजाई। अब वो स्टेशन की हद में दाखिल हो रही थी। मैं उस साये की तरफ लपका जो यकीनन क्रिस्टी का था, जो रेलवे वालों से इंतकाम लेने पहुंची थी। गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गई। मैं और तेजी से भागा। फिर मुझे यूं लगा जैसे किसी ताकत ने मुझे हवा में उछाल दिया हो। मेरी आंखों के सामने तारे से नाचने लगे और मैं गहरे अंधेरों में डूबता चला गया। मेरी आंख खुली तो खुद को एक मैदान में पाया। मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो एक एक करके गुजरा हुआ वाकया याद आने लगा। मैंने उठने की कोशिश की। सर पर हाथ फेरा तो वहां एक गोमड़ सा बना हुआ था। हाथ टकराते ही दर्द से मेरी चीखें निकल गईं। मैं फिर लेट गया।
जाने मैं कितनी देर तक यूं ही बेसुध पड़ा रहा। जब दोबारा आंख खुली तो खुद को एक हरे भरे मैदान में पाया। कुछ जानी पहचानी सी जगह लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं उठकर बैठ गया। सर में दर्द भी हो रहा था। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। जिस्म का दर्द ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरे जिस्म पर फोड़े से निकल आए हों। मैंने हिम्मत की और उठकर आगे बढ़ गया। सामने किसी अखबार का टुकड़ा मुझे पड़ा हुआ नजर आया। मैंने वो पुराना टुकड़ा उठा लिया। वो कोई पुराना अखबार था। मैंने उलट पलट कर देखा। एक बड़ी सुर्खी पर मेरी नजर पड़ गई। बायले ब्रिज के सिग्नल मैन की कुर्बानी। खबर की तफसीलात कुछ यूं थी। बायले ब्रिज के सिग्नल मैन की कुर्बानी ने 7 अप को एक बड़े हादसे से बचा लिया। सिग्नल मैन नेल्सन ने इस बला का मुकाबला करते हुए जान दे दी। 24 जून को आने वाली 7 अप को अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। वो एक बला औरत थी। लोगों का कहना है कि सिग्नल मैन नेल्सन की बीवी क्रिस्टर की रूह थी, जो हर साल 24 जून को 7 अप गाड़ी के हादसे का बायस बनती थी। सिग्नल मैन की इस कुर्बानी को सराहते हुए हुकूमत ने उसका एक शानदार मकबरा रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब तामीर करने का मंसूबा बनाया है। तमाम ड्राइवरों को हिदायत की गई है वो नेल्सन की कब्र को सलामी देकर गुजरें। अखबार मेरे हाथों में लरसने लगा। तो क्या मैं मर चुका हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। फिर अपने जिस्म को टिटोला। जब मुझे अपने जिंदा होने का यकीन हो गया तो मैं सोचने लगा कि वो फिर कौन था जो मर गया। वो कोई और होगा। यकीनन रेलवे वालों को धोखा हुआ है। इस ख्याल से जिस्म में ताकत आ गई। दर्द की टीसें भी कम हो गईं। उठा और अंदाजे से एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि सिग्नल टावर की इमारत नजर आई। मेरे कदमों में तेजी पैदा हुई। सिग्नल टावर की इमारत के करीब ही एक कब्र पर नजर पड़ी और कब्र पर नजर पड़ते ही मेरे जहन में अखबार की खबर दौड़ गई। मैं बिला इरादा कब्र की तरफ बढ़ गया। मकबरा अच्छा खासा शानदार था। लोहे कब्र पड़ते ही हैरानियों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। सिग्नल मैन नेल्सन, तारीख वफ़ात 24 जून। इसके अलावा कुछ तारीफी कलमात भी लिखे थे। तो क्या मैं वाकई मर चुका हूँ? मेरे जहन के किसी कोने से सरगोशी हुई। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ये कहकर सिग्नल टावर की तरफ लपका। सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। सामने कोई दूसरा सिग्नल मैन बैठा था। मेरे कदमों की आहट पाकर वो पलटा। वो शेफर्ड था। मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। डर और खौफ के साए उसके चेहरे पर लहराने लगे। इससे पेशतर के कुछ कहता उसने मुझ पर छलांग लगाई। मैंने एक तरफ झुकाई दी। वो फर्श पर आ रहा और फिर भूत भूत चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैंने टेलीफोन उठाया और दूसरे स्टेशन के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से स्टेशन मास्टर पीटर की भारी भरकम आवाज आई। मैंने नेल्सन कहकर अपना तारफ करवाया। मेरा नाम सुनते ही उसने किस किस्म का तासुर लिया ये उसकी आवाज से बेखूबी पता चल रहा था। हकलाते अल्फाज उसके गले में अटक गए। मैंने बहुत कोशिश की कि बात करूं, मगर दूसरी तरफ से सिलसिला काट दिया गया। मुझे अपनी हालत पर बड़ा रहम आया। इस बेचारगी के आलम में चंद आंसू गालों पर ढलक आए। सामने कैलेंडर पर नजर पड़ी। आज 24 अगस्त तारीख थी। तो गोया मैं पूरे 2 महीने बेहोश रहा हूँ। इस दौरान इंसानी जिंदगी में क्या कुछ तब्दीलियां नहीं आती। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने झट फोन उठाया और अनजाने में अपना नाम नेल्सन बताया। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब यहाँ ठहरना मेरे लिए बेकार था। मैंने दूसरे स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर को पूरे हालात बताने का फैसला किया। दूसरा स्टेशन यहाँ से 15 मील के फासले पर था। सवारी का कोई इंतजाम नहीं था। इस खराब मौसम में 15 मील का सफ़र पैदल करना तसव्वुर से ही कांप उठा। इस मौत से तो बहरहाल छुटकारा पाना ही था। बेहतर है कि मैं इस मौत से निजात हासिल करने की कोशिश में जान दे दूं। ये फैसला करके मैं दिल में कुछ सुकून महसूस होने लगा। मैंने मेज़ पर पड़ी विस्की का एक गिलास उठाया, जिसने मुझे ताज़ा दम कर दिया। मैं एक नए वलवले और जोश के साथ दिल में अपने आप को हौसला देते हुए कैबिन से बाहर आया। शेफर्ड बाहर खड़ा था। मुझे देखकर बेतहाशा भागा। मुझे बेहद हंसी आई। मैं गिरता पड़ता दूसरे दिन रात के तकरीबन 2 बजे लॉर्ड गोइटे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की छोटी सी इमारत अंधेरे में डूबी थी। प्लेटफार्म पर सोना पड़ा था। एक बेंच के नीचे लेटा हुआ खारिश ज़दा कुत्ता अपने आप को सर्दी से बचाने की फिक्र में था। मेरी आहट सुनी तो आदतन भौंका और फिर मुझे भी अपने जैसा बेयारो मददगार जानकर खामोश हो गया। स्टेशन मास्टर के कमरे से हल्की रोशनी की किरणें रोशनदान से छन छन कर बाहर आ रही थी। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। मुझे स्टेशन मास्टर की हिमाकत पर बड़ा गुस्सा आया कि दरवाज़ा खुला क्यों रखा। अगर कोई चोर उचक्का अंदर घुस आए तो। लेकिन इस वक्त उसका दरवाज़ा खुला रखना मेरे लिए रहमत का बायस बना। दरवाज़ा बंद होता तो मुमकिन है मेरी आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। लैंप की जर्द रोशनी कमरे के माहौल को खासा पुरस्रार बना रही थी।
मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा फिर बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। मैं अब शेफर्ड वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। स्टेशन मास्टर पर फरार के दरवाजे बंद करके उसे अपने जिंदा होने का यकीन दिलाना चाहता था। बेख्याली में मेरा हाथ दरवाजे पर जोर से पड़ गया। स्टेशन मास्टर जो मेज पर औंधे मुंह पड़ा ऊँघ रहा था, एकदम मुझ पर नजर पड़ी तो ऐसे उछला जैसे उसके पांव पर किसी बिच्छू ने काट लिया हो। भूत, डर के मारे उसका बुरा हाल था। पीटर साहब, मैं भूत नहीं हूँ, नेल्सन हूँ, नेल्सन। ये कहकर मैं आगे बढ़ा। वो पीछे हटा और फिर उसने पेपर वेट मुझ पर दे मारा। अगर मैं चौकन्ना ना होता तो पेपर वेट मेरा काम तमाम कर देता। मैं आगे बढ़ता गया। पीटर की आंखें फैल गई, फिर वो धड़ाम से फर्श पर आ रहा। वो बेहोश हो गया। मैं फौरन लपका पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। उसका सर मेरी गोद में था। थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उसने आंखें खोल दी। मुझ पर नजर पड़ते ही भूत कहकर दोबारा बेहोश हो गया। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब तो मैं अजीब मखमसे में फंस गया। मैंने दरवाज़ा खोलना मुनासिब नहीं समझा। अब पीटर को जो होश आया तो वो तड़प कर मेरी गोद से निकल गया। उसकी आंखों में खौफ के डोरे अभी तक थे। मैंने बरक रफ्तारी दिखाई और दरवाजे पर खड़ा हो गया। पीटर, यकीन करो मैं भूत वगैरह नहीं हूँ, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरी आवाज़ गुलगीर थी। अब पीटर भी होशो हवास में आ चुका था। फिर वो कौन था जिसने गाड़ी को हादसे से बचाया? उसकी आवाज़ में अब तक किसी कदर डर था। मैं क्या जानूं, मैं वाकई नहीं जानता। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों के दरमियान मेज थी। एक लम्हे रुकने के बाद वो उठा। उसका रुख सेफ की तरफ था। मैं चौकन्ना हो गया। देखो पीटर, किसी किस्म की गड़बड़ मत करना। मैं डर रहा था कि कहीं वो रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग न कर दे। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। उसने एक बड़ी सी फाइल निकाली। फिर उसने कुछ सफ़े उलट पलट किए। एक जगह आकर रुक गया। फिर मेरी तरफ देखा और फाइल लाकर मेरे सामने रख दी। ये देखो, उसने फाइल मेरे आगे करते हुए कहा। वो किसी अखबार की कटिंग थी। उसमें एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में एक मर्द और औरत मुर्दा पड़े थे। मेरी हैरानी की कोई इंतहा न रही। तस्वीर में पड़ी हुई मुर्दा औरत क्रिस्टी थी और मर्द मैं खुद था। लंबा सा लिबादा पहन रखा था। मैंने सिग्नल देने वाली बत्ती भी साथ ही पड़ी थी। मैंने अजीब सी अंगड़ाई ली। आखिर ये सब क्या था? मैंने सोचा। अब कहो, क्या ये तस्वीर तुम्हारी नहीं? पीटर ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। यह तस्वीर तो यकीनन मेरी है, लेकिन मैं तो आपके सामने जिंदा सलामत हूँ। मेरा जवाब सुनकर पीटर कुछ देर के लिए लुका, फिर उसके लब हिले। ये साथ वाली औरत कौन है? उसने तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये क्रिस्टी है पीटर, मेरी बीवी। और फिर मैंने शुरू से पूरी राम कहानी उसे सुना दी। थोड़ी दिनों की दौड़ धूप से मेरी नौकरी दोबारा बहाल हो गई और मैं बायले ब्रिज पर दोबारा मुकर्रर कर दिया गया। आज 24 जून है। मेरे कान किसी आवाज़ के मुंतजिर हैं और फिर सिग्नल, गाड़ी, हादसा की आवाज़ दूर, बहुत दूर से आती है। मैं खिड़की की तरफ लपका। आवाज़ करीब आती जा रही थी। मैंने बत्ती की रोशनी में चारों तरफ का जायज़ा लिया। वहाँ कोई नहीं था। सिग्नल मैन, गाड़ी, हादसा, ये आवाज़ें दूर से दूर होती चली जा रही थी, बहुत दूर। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।